हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर ज्योग्राफी सीरीज जिसमें हम ज्योग्राफी को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। वी हैव आल्सो स्टार्टेड आवर आंसर राइटिंग सीरीज जिसमें हम जो टॉपिक्स होते हैं उनके आंसर्स को लिखने का भी ट्राई करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपकी फीड में आई है तो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। दैट वुड बी अ ग्रेट इंकरेजमेंट फॉर अस। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ अ कोस्टल लैंडफॉर्म्स एंड अ विंड लैंडफॉर्म्स। ठीक है, कोस्टल लैंडफॉर्म और अ विंड लैंडफॉर्म को हम समझेंगे। पहले जो है हम कोस्टल लैंडफॉर्म के बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक आइडिया है कि कोस्ट एक बैटलफील्ड है जहाँ समुद्र यानी कि ओशन या सी और लैंड जो है वो कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करते रहते हैं। सी के पास मेनली चार चीज़ें काम करती हैं: वेव्स, टाइड्स, करंट्स और सेडिमेंट्स। क्या? वेव एक्शन, टाइड्स, करंट एंड सेडिमेंट अवेलेबिलिटी। चार चीज़ें काम करती हैं सी के साइड से। इनके थ्रू दो बेसिक काम होते हैं: इरोजन एंड डिपोजिशन। है ना? इरोजन में लैंड को काटना होता है, डिपोजिशन में मटेरियल जमा करना होता है ना? इरोजन जब करती है तो केव्स, क्लिफ्स, आर्चेस, स्टैक्स जैसे जो लैंडफॉर्म है बनते हैं, और डिपोजिशन के टाइम पे बीचेस, स्प्लिट बार्स, ड्यून्स, है ना, ये सब देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़ा-सा सिंपल एनालॉजी के तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर वेव को एक हैमर समझो और कोस्टल कोस्टल जो रॉक है उसका टारगेट है। हैमर जो है एक हैमर है और उसका कोस्ट जो है उसका टारगेट है। तो कभी वेव डायरेक्टली रॉक को हिट करती है, कभी सैंड और पेबल्स को लेकर आती है और कभी केमिकल रिएक्शन के थ्रू रॉक को डिसॉल्व करती है। इसीलिए कोस्टल इरोजन के 4 मेजर मैकेनिज़्म हमको देखने को मिलते हैं। 4 मेजर मैकेनिज़्म होते हैं। द वेरी फर्स्ट विल टॉक अबाउट इज़ हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक यानी वाटर की फोर्स या प्रेशर। वेव जब क्लिफ से टकराती है तो वाटर प्रेशर रॉक के क्रैक्स के अंदर एंटर करता है ना? प्रेशर के साथ वाटर जो है एंटर करता है और रिपीटेड प्रेशर से क्रैक जो है वो एनलार्ज होता रहता है स्टेप बाय स्टेप। वेव ने हिट किया, वाटर जो है वो क्रैक्स में घुसता है, प्रेशर बढ़ता है, क्रैक एक्सपेंड होता है, रॉक फ्रेगमेंट जो है और ज़्यादा रॉक को फ्रेगमेंटेड कर देता है। ठीक है? ये हमने देखा हाइड्रोलिक एक्शन। वाटर खुद का प्रेशर लगाता है। सेकंड इज़ एब्रेशन। ये क्या होता है? एब्रेशन क्या होता है? तो इसको सैंड पेपर इफ़ेक्ट समझो। वेव अपने साथ सैंड, पेबल्स, बोल्डर्स लेकर आती है साथ में। जब ये मटेरियल क्लिफ से रिपीटेडली टकराते हैं तो क्लिफ को वेयर डाउन करते हैं। मतलब मान लो ये ऐसे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर वेव एक्शन आ रही है तो छोटे-छोटे कंकड़ पत्थर लेके आते हैं। वो जब टकराते हैं यहाँ इनमें, है ना? तो इनको जो है इरोड करते हैं, ये हमने देखा। तो इसको हम अब्रेजन बोलते हैं। डिफरेंस क्या है हाइड्रोलिक एक्शन में और अब्रेजन में? हाइड्रोलिक एक्शन में वाटर इटसेल्फ जो है अटैक करता है। अब्रेजन में वाटर के साथ कैरिड जो मटेरियल है लाइक रॉक्स वो स्क्रैप करते हैं, यही फ़र्क है। नेक्स्ट है एट्रिशन। ये क्या होता है? यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। एब्रेशन में रॉक क्लिफ को डैमेज जो है रॉक जो आ रहा है, एब्रेशन में रॉक जो आ रहा है वो क्लिफ को डैमेज कर रहा है। एट्रिशन में रॉक जो है खुद टुकड़े-टुकड़े हो गए और एक-दूसरे से टकरा रहे हैं, है ना? वो जो टूटे हुए टुकड़े हैं, वो एक-दूसरे में वापस से टकरा रहे हैं और फिर और छोटा-छोटा, छोटा-छोटा स्मूदर फाइनल पार्टिकल्स बना रहे हैं, इसको बोलते हैं एट्रिशन। ठीक है? इसको बोलते हैं एट्रिशन। रिपीटेड कोलिजन की वजह से जो बड़े-बड़े बोल्डर्स होते हैं, वो पेबल्स में बदल जाते हैं। पेबल्स में और ज़्यादा फिर इधर-उधर होते एक-दूसरे से भिड़ते रहते हैं, तो वो और छोटे पार्टिकल्स में बदल जाते हैं, इसको एट्रिशन बोलते हैं। कोरोजन क्या होता है? नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोरोजन। सी वाटर कुछ रॉक्स के मिनरल के साथ केमिकल रिएक्शन करता है और उन्हें डिसॉल्व करता है। इसको हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है? इसको हम कोरोजन बोलते हैं। अगला आएगा, तो 4 प्रोसेस हमने देखी, हाइड्रोलिक एक्शन, एब्रेजन, एट्रिशन एंड कोरोजन। अब नेक्स्ट हम बातें आते हैं टाइप ऑफ कोस्ट के बारे में बात करते हैं कि किस-किस टाइप की कोस्ट हमको देखने को मिलती है। ठीक है? किस-किस टाइप की कोस्ट देखने को मिलती है ना? तो वी हैव डोमिनेंट प्रोसेस जो कोस्ट में होती है, इरोजन। हाई रॉक जो पहले तो ये समझते हैं हाई रॉक कोस्ट और लो सेडिमेंट कोस्ट होती क्या है? तो जो हार्ड रॉकी स्टीप एक इमेजिन करो, कोस्ट ए है जो जिसमें हार्ड है, व्हिच इज़ आल्सो रॉकी और स्टीप है काफ़ी। तो वेव पावरफुल हैं और सेडिमेंट कंपैरेटिवली कम है यहाँ पे, जिसकी वजह से इरोजन ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा जो है कोस्ट है वो लो है, फ्लैट है और सेडिमेंट रिच है। यहाँ मटेरियल अवेलेबल है, जो वेव्स या करंट डिपॉज़िट कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे डिपोज़िशन डोमिनेटिंग देखने को मिलता है ना? यहाँ पे डिपोज़िशन डोमिनेंट देखने को मिलता है। जो हाई रॉकी कोस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्वे या चिले में, यहाँ पे हार्ड रॉक्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन भी होता है।
तो जिसकी वजह से इरोजनल कोस्ट लाइन हमको देखने को मिलती है ना? व्हेयरएज़ लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे जैसे ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हमारा लो सेडिमेंट्री कोस्ट है। गल्फ कोस्ट ऑफ यूएसए लो सेडिमेंट्री कोस्ट है। यहाँ पे लो रिलीफ होता है, सेडिमेंट सप्लाई भी होता है और इसकी वजह से डिपोज़िशनल फीचर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पे। ठीक है? ये हमने एग्ज़ाम्पल देख लिए इसके। आगे आएँगे कुछ कोस्टल इरोजन की बातें करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास में केप और बे आता है। ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इमेजिन करो कोस्ट लाइन में अल्टरनेटिव हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक होते हैं इस तरीके से। मान लो ये हार्ड है और ये वाला सॉफ्ट है, फिर ये हार्ड है, फिर ये वाला सॉफ्ट है। इस तरीके से हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक टाइप का देखने को मिलता है ना? तो वेव जब एक्शन करती है तो सॉफ्ट रॉक को आसानी से जो है इरोड कर लेगी, हार्ड रॉक को उस आसानी से नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से कुछ बन जाता है। इस तरीके से कुछ बन जाता है। तो ये जो होता है बाहर निकला हुआ हिस्सा इसको बोलते हैं क्लिफ। जो बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है उसको बोलते हैं क्लिफ, है ना? और इसे बोलते हैं बे। इसे बोलते हैं बे। ये हमने समझ गया? वेव क्लिफ के बॉटम को रिपीटेडली अटैक करती रहती है। एक नॉच ऐसा डेवलप हो जाता है ना? इसको क्लिफ हम बोलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास में आता है वेव कट प्लेटफ़ॉर्म। ये क्या चीज़ होती है? वेव कट प्लेटफ़ॉर्म क्या होता है? वेट अ सेकंड आई विल जस्ट या ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है वेव कट प्लेटफ़ॉर्म। ये क्या चीज़ होता है? तो ये क्लिफ के एवोल्यूशन को समझने का नेक्स्ट स्टेप है। वेव रिपीटेडली क्लिफ को जो है जो क्लिफ को है उसके बेस को कट करती रहती है। क्लिफ का जो बेस है उसको कट करती रहती है कॉन्स्टेंटली। ठीक है? तो क्या होता है कि क्लिफ रिट्रीट करता है, पीछे की तरफ होता रहता है, पीछे जाता रहता है। जिस रॉकी सरफेस पर क्लिफ जो है वो ओरिजिनली खड़ा था, उसका रिलेटिवली फ्लैट पोर्शन एक्सपोज़्ड हो जाता है ना? फ्लैट पोर्शन एक्सपोज़ हो जाता है। इसे वेव कट प्लेटफ़ॉर्म कहते हैं। मतलब जो पहले क्लिफ बना हुआ था, अब जो है कुछ इस तरीके का नीचे आपको फ्लैट एरिया देखने को मिलता है। इसी को ही क्या बोलते हैं? वेव कट प्लेटफ़ॉर्म बोलते हैं। व्हाई वेव कट? बिकॉज़ वेव इरोजन की वज़ह से हुआ है ना? आगे आते हैं केव आर्क और स्टैक स्टंप, इन सब के बारे में देखते हैं। केव आर्क और स्टैक स्टंप। ठीक है, इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। यस, डू वी हैव समवेयर? ओके, चलिए साइड में समझ लेते हैं। इधर है हमारे पास में वैसे तो। ये क्या होता है ना? तो जैसे मान लीजिए ये कोई चट्टान है हमारे पास में। यहाँ पे जो है सी है, सी देखने को मिलती है। ठीक है? तो यहाँ पे भी सी है। यहाँ पे छोटा-सा क्रैक है, पानी आया, है ना? छोटा-सा क्रैक है, पानी भरा है इसमें। अब जब पानी ठंडा होता है तो एक्सपैंड करता है, गर्म होता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। और अब वैसे भी इसके अंदर अब्रेजन वगैरह भी वो सब चीज़ें भी चल रही है, ट्रीज़न भी चल रहा है, तो एक छोटा-सा क्रैक में घुस गया, ठीक है? ये क्रैक जब बड़ा होता है तो एक केव जैसा बन जाता है। यही क्रैक जब बड़ा हो रहा है और बहुत सालों तक एक प्रोसेस हो रही है तो केव जैसा बन जाता है, ठीक है ना? ये केव जैसा बन गया। अब ये केव और ऐसे बड़ी हो जाती है कि आर-पार दूसरे साइड से भी पानी निकलने लग जाए, पानी आर-पार जाने लग जाए, है ना? इसको बोलते हैं आर्च, इसको बोलते हैं आर्च, ठीक है? अब ये हो रहा है और ज़्यादा अगर होने लग गया और यहाँ पे ये अलग ही हो गया, एक पार्ट अलग ही हो गया पूरे उससे, है ना? पूरे मान लीजिए ये इतने तक रह गया, है ना? और ये पार्ट पूरा अलग हो गया। इसको बोलते हैं स्टैक, ये फर्दर इरोजन की वजह से, ठीक है? इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? स्टैक। और बीच में मान लीजिए यहाँ पे पानी है ना? इसको बोलेंगे स्टैक। एंड स्टंप क्या होता है? अब ये भी जो है इरोड होता रहता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी जो हाइट है वो कम हो जाती है। इसको बोलते हैं स्टंप, इसको बोलते हैं स्टंप। ये होता है। क्या बोला? क्रैक से केव, केव से आर्क, आर्क से स्टैक, स्टैक से स्टंप। ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा। है ना? वेव कट जो प्लेटफ़ॉर्म है वो भी हम समझ चुके हैं, क्लिफ और जो बे है वो भी समझ चुके हैं। आगे आते हैं, कोस्टल डिपोज़िशन लैंडफ़ॉर्म के बारे में बात करते हैं। कोस्टल डिपोज़िशन लैंडफ़ॉर्म। अब इरोजन के ऑपोज़िट सोचो, इरोजन में तो सी जो है वो मटेरियल हटा रही है। डिपोज़िशन में सी सेडिमेंट को जमा कर रही है। कब? जब वेव की एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी वेव की एनर्जी कम हो जाए या फिर उसकी ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाए। है ना? तो सबसे पहला जो लैंडफ़ॉर्म है दैट इज़ बीच। बीच शोरलाइन पर एक्यूमुलेटेड सैंड या पेबल्स जो हैं वो देखने को मिलता है ना? वेव एनर्जी, टाइड्स, स्टॉर्म और सीज़नल कंडीशन जो है वो चेंज होने से साइज़, शेप, कंपोज़िशन चेंज हो सकते हैं। ठीक है? बीचेज़ के साइज़, शेप और कंपोज़िशन चेंज हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बीच को एक डायनामिक लैंडफ़ॉर्म समझो। आज वाइड बीच है, स्टॉर्म के बाद नैरो हो सकता है ना? तो ये डायनामिक है, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज़ अ ड्यून। ये क्या होता है?
तो बीच के लूज़ सैंड जो है वो विंड उठा लेती है और बीच के इमीडिएटली बिहाइंड सैंड को एक्यूमुलेट कर देती है। सैंड को एक्यूमुलेट कर देती है। बीच सैंड जो होता है वो विंड के थ्रू पीछे और ज़्यादा जो है डिपॉज़िट हो जाता है, इनको हम ड्यून्स बोलते हैं। ऑफशोर बार ये क्या होता है? तो ऑफशोर ज़ोन में सैंड जो है वो एलोंगेटेड रिज डेवलप कर लेती है। यूजुअली कोस्ट के पैरेलल होता है ये। ये स्टॉर्म वेव्स के अगेंस्ट फर्स्ट बफर या डिफेंस प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए कोस्टल हैजार्ड के कॉन्टेक्स्ट में यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ ऑफशोर बार। क्या बोला कि ये स्टॉर्म और वेव्स के अगेंस्ट बफर क्रिएट कर सकता है, एक पैरेलल लाइन से क्रिएट हो जाती है सेडिमेंट से। ठीक है? जिसकी वजह से बफर क्रिएट होता है, डिफेंस बन जाता है कोस्टल हैजार्ड के अगेंस्ट, ठीक है? फिर नेक्स्ट इज़ बैरियर बार। जब ऑफशोर बार में सेडिमेंट एक्यूमुलेट सफिशिएंट हो जाए और बार सरफेस वाटर से जो है एक्सपोज़ हो जाए, तो उसको बैरियर बार जो है वो बन सकती है। मतलब जो आपने ऑफशोर बार देखी थी वो पानी के नीचे दब जाए तो उसको बैरियर बार बोल देते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। वो बस उधर पानी आ गया तो वो बैरियर बार बन गई। नेक्स्ट इज़ स्पिट। ये क्या होता है? स्पिट को समझने के लिए लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट समझो। सपोज वेव्स जो है वेव्स एंगल पर कोस्ट से हिट कर रही है और सेडिमेंट एक डायरेक्शन में कोस्ट के अलोंग जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो जहाँ कोस्ट का डायरेक्शन सडनली चेंज होता है या रिवर या बे जो है वो मिलते हैं, है ना? माउथ जो है रिवर माउथ देखने को मिलता है, तो सेडिमेंट डिपॉज़िट वहाँ पे हो सकते हैं और यहाँ पे एक एलोंगेटेड रिज जो है सी में ग्रो हो जाती है, इसी को स्पिट कहते हैं। एक लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट बन जाती है, ठीक है? स्पिट से लगून कैसे बनते हैं? अब स्पिट तो जैसे मान लीजिए एक ऐसे ऐसे कुछ बन गया, लगून कैसे बनेंगे? है ना? तो जब मान लीजिए इधर ऐसे पानी है और ये पूरा ऐसे कवर हो जाए और यहाँ पे पानी रह जाए और यहाँ बाहर सी है ना? और यहाँ पे डिपोज़िशन देखने को मिलता है। तो ये जो एरिया है, ये जो पानी से एन्क्लोज़्ड एरिया है, इसी को हम लगून कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को लगून कहते हैं, ठीक है? टोम्बोलो ये क्या होता है? टोम्बोलो क्या होता है? तो टोम्बोलो को सिंपली ऐसे याद करते हैं कि आइलैंड को मेनलैंड से जोड़ने वाला डिपोज़िशनल सेडिमेंट जो है, उसको टोम्बोलो कहते हैं, ठीक है? अब स्पिट में और इसमें क्या डिफ़रेंस है? स्पिट तो लगून वाला वो हमने देखा था ना, कोस्ट से वाटर में एक्सटेंडेड थोड़ा-सा एरिया ऐसे ऐसे एरिया कुछ देखने को मिलता है वाटर से एक्सटेंडेड, ठीक है? उसको बोलते हैं स्पिट, है ना? और टोम्बोलो मान लीजिए एक आइलैंड यहाँ पे है, यहाँ पे जो है आपको कोस्ट देखने को मिल रही है, बीच में पानी है, तो मान लीजिए कोई डिपोज़िशनल आपको ये एरिया देखने को मिल गया, इसको वो टोम्बोलो बोल देंगे, ईज़ी है, ठीक है? मड फ्लैट क्या होता है थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें। तो फाइन सॉफ्ट मडी सेडिमेंट्स होते हैं एक्सपोज्ड ड्यूरिंग लो टाइड। लो टाइड के टाइम पे जो फाइन मडी सेडिमेंट्स होते हैं, वो दिखते हैं, उनको हम बोलते हैं मड फ्लैट। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मड फ्लैट। ठीक है? लगून के बारे में देखा था क्या होता है? लगून एक शैलो कोस्टल वाटर बॉडी होती है, यूजुअली मेनलैंड और बैरियर या किसी स्पिट बैरियर पे बनती है। ठीक है? और वाटर ऑफ़न यहाँ पे ब्रैकिश देखने को मिलता है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इंडिया में चिलिका लेक भी है, पुलिकट लेक भी है, वेम्बनाड लेक भी है। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट हम आते हैं सॉल्ट मार्श क्या होता है? सॉल्ट मार्श क्या होता है ना? फाइन सेडिमेंट्स टाइडल वाटर्स के थ्रू जो है डिपॉज़िट होते हैं और इस एनवायरनमेंट में सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन ग्रो करती है। इसकी वजह से सॉल्ट मार्शेस बन जाते हैं। ठीक है? स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट क्या होता है थोड़ा-सा समझें तो स्ट्रेट को एक नेचुरल वाटर कॉरिडोर समझो। इट कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज़ जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, स्ट्रेट ऑफ मैगलन हो गया। ये एक नेचुरल वाटर कॉरिडोर है जो 2 बड़े लार्ज वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। इस्थमस क्या होता है? इस्थमस स्ट्रेट का एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट है। इस्थमस जो है वो लैंड को कनेक्ट करता है, स्ट्रेट जो है वो सी को या फिर ओशन को, वाटर को कनेक्ट करता है। तो 2 लार्ज लैंड मासेस को एक नैरो स्ट्रिप जो कनेक्ट करती है, उसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? इस्थमस। जैसे वी हैव पनामा इस्थमस जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो है कनेक्ट करती है। वी हैव स्विस इस्थमस जो अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करती है। वी हैव करा इस्थमस जो थाईलैंड और मलय को कनेक्ट करती है, ठीक है? तो हमने देखा स्ट्रेट जो है वो वाटर ब्रिज है, इस्थमस जो है वो लैंड ब्रिज है। गल्फ और बे में क्या फ़र्क होता है? थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। गल्फ और बे में क्या फ़र्क होता है? लेट्स जस्ट कम टू दिस। यस, यस, क्या फ़र्क होता है? तो दोनों कोस्टलाइन के इंडेंटेशन हैं, है ना? जनरली गल्फ जो है वो लार्ज या ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, बे जो है वो रिलेटिवली स्मॉलर और शैलो होता है।
बट यूपीएससी में रिजिड रूल मत बनाना, नेम्स हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली असाइन्ड भी होते हैं, ठीक है? तो गल्फ इतना समझ लो, गल्फ थोड़ा बड़ा और ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, बेस जो है वो रिलेटिवली स्मॉलर और शैलो होता है, ठीक है? अब कोस्ट से जो है हम डेज़र्ट की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अब कोस्ट से डेज़र्ट की, ये कुछ फ्लो चार्ट है जो आप देख सकते हैं, कोस्टल प्रोसेसेस, इरोजन, डिपोज़िशन, इरोजन में केव, क्लिफ, केप ये सब देखने को मिलते हैं, बीच, स्प्लिट, बार्स देखने को मिलते हैं, आर्चेज़, प्लेटफ़ॉर्म, बे है ना? ये सब चीज़ जो है आप देख सकते हैं, ठीक है? अब जो है हम ओशन वाटर से विंड की तरफ जाते हैं, है ना? अब सेकंड हाफ हमारा विंड एज़ अ जियोमॉर्फिक एजेंट जो है हम पढ़ेंगे। डेज़र्ट में वेजिटेशन कम होती है, इसलिए लूज़ सेडिमेंट्स जो हैं वो एक्सपोज़्ड रहते हैं। विंड उनको रिमूव करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, डिपॉज़िट करती है। डिफरेंट जो है हमको एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रोसेस है दैट इज़ डिफ्लेशन। क्या होता है? विंड का रिमूवल मैकेनिज़्म है डिफ्लेशन। विंड का क्या है? रिमूवल मैकेनिज़्म है। विंड क्या करती है? विंड क्या करती है? विंड जो लूज़ सेडिमेंट्स होते हैं जैसे डस्ट, सैंड, स्मॉल पार्टिकल्स हो गए, उनको उठाकर ले जाती है ना? और ग्राउंड इससे रिज़ल्ट क्या होता है कि ग्राउंड सरफेस जो है वो लोअर मतलब और नीचे होती जाती है, डिप्रेशन बन सकता है ना? इसी को हम बोलते हैं डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। दूसरा आता है एब्रेशन। एब्रेशन तो वही जो कोस्ट पे हमने देखा था, जो छोटे-छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, वो जब टकराते हैं किसी उससे लैंडफ़ॉर्म से, तो उसको इरोड करते हैं, उसको स्क्रैप करते हैं। इसको हम एब्रेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको एब्रेशन बोलते हैं, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन हमें पता ही है कि एक जगह से दूसरी जगह ले गए, है ना? और डिपोज़िशन हमको पता है कि जब वेलोसिटी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, तो जो है डिपोज़िशन होना शुरू हो जाता है, मतलब जमा होना शुरू हो जाता है सामान, ठीक है? आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ डेज़र्ट लैंडस्केप, क्या-क्या टाइप होते हैं डेज़र्ट लैंडस्केप के। तो सबसे पहले हमारे पास में हमादा आता है, ये रॉकी डेज़र्ट है। फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो विंड रिमूव कर देती है, बड़े-बड़े रॉक्स जो हैं पीछे बच जाते हैं, बड़े-बड़े रॉक्स जो हैं वो पीछे बच जाते हैं ज़मीन पे, है ना? इसी को हम बोलते हैं हमादा, क्या बोलते हैं इसको? हमादा बोलते हैं, है ना? नेक्स्ट इज़ रेग, इस ये क्या होता है? स्टोनी ग्रेवल डेज़र्ट, सरफेस क्लोज़ली पैक्ड होती है, ग्रेवल और पेबल्स से कवर्ड हमको देखने को मिलती है, ठीक है? हमादा में और बड़े रॉक्स होते हैं, रेग में कंपैरेटिवली थोड़े छोटे पेबल्स और ग्रेवल्स देखने को मिलते हैं। अर्ग क्या होता है? अर्ग में मिट्टी-मिट्टी होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड हमको अर्ग में देखने को मिलती है ना? तो क्या फ़र्क देखा हमने हमादा में क्या फ़र्क देखा? हमादा में जो है हमादा में बड़े रॉकी पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, रेग में छोटे पेबल्स, अर्ग में सैंडी। कॉम क्या होता है? कॉम यहाँ पे सैंडी डेज़र्ट के लिए ये जो है रीजनल टर्म यूज़ होती है तुर्कमेनिस्तान वाले एरिया में। तुर्किस्तान व्हाट इज़ दिस? मे बी तुर्कमेनिस्तान इट इज़, तो ये एक टर्म ही है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास में माउंटेन डेज़र्ट के बारे में थोड़ा-सा देखेंगे, ये क्या होता है ना? तो हाईलैंड प्लेटूज़ और माउंटेन रेंजेस में वी कैन जस्ट इसके लिए ना वी विल जस्ट एलिमिनेट फॉर नाउ, आई विल जस्ट मेंशन इट इनटू अनदर लेक्चर, ठीक है? माउंटेन डेज़र्ट के बारे में देखेंगे तो हाईलैंड प्लेटूज़ और माउंटेन रेंजेस में डेज़र्ट कंडीशन मिल सकती है। एग्ज़ाम्पल लद्दाख देखने को मिलता है, यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड एरिडिटी देखने को मिलती है और कोल्ड और माउंटेन डेज़र्ट एनवायरनमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है ना? ये हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद में उसके बाद में अगर आएँ तो डेज़र्ट के कुछ और इरोज़नल लैंडफ़ॉर्म्स की बात करें तो पेडिमेंट आता है, ये क्या होता है? इमेजिन माउंटेन के फुट पर एक जेंटली स्लोपिंग रॉकी सरफेस है। स्ट्रीम्स और शीट फ्लड माउंटेन फ्रंट को लैटरली इरोड करते रहते हैं और माउंटेन जो है वो ग्रेजुअली रिट्रीट करता रहता है। रॉकी जेंटली स्लोपिंग सरफेस एक्सपैंड होती रहती है और इसी को पेडिमेंट कहते हैं। मतलब मान लो ये एक माउंटेन है, इसको बार-बार विंड का एक्शन हो रहा है, तो यहाँ से मान लो जो भी सामान टूट रहा है वो इधर इकट्ठा होता जा रहा है, फिर टूट रहा है, फिर इकट्ठा हो जा रहा है, फिर टूट रहा है, फिर इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये जो प्लेन बन जाती है डिपोज़िशन से, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पेडिमेंट, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? पेडिमेंट। ये यहाँ पे जो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास में हाँ, यस, आई थिंक वी हैव हुँ, ठीक है, तो ये जो रॉकी सरफेस यहाँ पे बच जाती है, इसको पेडिमेंट बोलते हैं, है ना? और ये बहुत लंबे एरिया तक फैल जाए, है ना? बहुत लंबे एरिया तक फैल जाए तो उसको पेडिप्लेन बोलते हैं और ये जो बच जाता है रॉकी मटेरियल इसको बोलते हैं इंसलबर्ग। क्या बोलते हैं इसको? इंसलबर्ग बोलते हैं। आगे आते हैं ज़ूगन के बारे में बात करते हैं, ज़ूगन क्या होता है ना? ज़ूगन क्या होता है? तो मान लो ऐसे हार्ड रॉक है ना? हार्ड रॉक है, फिर हमने देखा सॉफ्ट रॉक है, फिर हार्ड रॉक है, फिर सॉफ्ट रॉक है।
मान लो हार्ड रॉक में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रैक्स डेवलप हो गए। क्रैक्स डेवलप हो गए तो ये क्रैक्स थोड़े टाइम में बड़े होने शुरू करेंगे, बड़े होने शुरू करेंगे। थोड़े टाइम में ये और बड़े हो जाएँगे, है ना? और बड़े हो जाएँगे। तो इस हार्ड रॉक के नीचे ये सॉफ्ट रॉक थी ना, जब ये सॉफ्ट रॉक तक पहुँचेगा तो सॉफ्ट रॉक जल्दी ही से जो है इरोड हो जाएगी अब, है ना? जल्दी से इरोड हो जाएगी। तो ये जो एरिया है, इतना जो एरिया है, ये इरोड हो जाएगा, बीच का एरिया बच जाएगा, है ना? ये जो बनता है लैंडफॉर्म, इसको बोलते हैं ज़ूगन। क्या बोलते हैं इसको? ज़ूगन, ठीक है? दूसरा आता है यारदंग, ये क्वाइट सिमिलर ही है। उसमें ऐसे ऊपर-नीचे हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक थे, इसमें ऐसे इस तरीके से हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक अरेंज होंगे। तो जो सॉफ्ट रॉक है ये इरोड हो जाएगा, सॉफ्ट रॉक है इरोड हो जाएगा, हार्ड रॉक बच जाएगा, इसको यारदंग बोल देते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है? यही फ़र्क है इस दोनों में और कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट आता है प्लाया क्या होता है? प्लाया क्या होता है? तो इमेजिन डेज़र्ट के सेंटर में एनक्लोज़्ड बेसिन है, ओकेजनली वाटर कलेक्ट होता है, लेकिन टेम्परेचर हाई है। इवेपोरेशन जल्दी होता है तो वाटर जल्दी डिसिपेयर हो जाता है, सॉल्ट बच जाता है। तो ये सॉल्टी जो लेक हमको देखने को मिलता है और टेम्परेरी जो सॉल्टी लेक देखने को मिलता है, इसी को प्लाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको प्लाया बोलते हैं, ठीक है? डिफ्लेशन हॉलो ये क्या होता है? विंड लूज़ मटेरियल हटा देती है, सरफेस लोअर करती है, डिप्रेशन को डेवलप करती है, इसको डिफ्लेशन हॉलो कहते हैं और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट मेसा, मेसा क्या होता है? मेसा एंड बुट्टे। मेसा को टेबल की तरह इमेजिन करो, टेबल जैसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। टॉप पर रेजिस्टेंट हॉरिजॉन्टल कैप होती है, मतलब हार्ड रॉक देखने को मिलता है, हार्ड रॉक देखने को मिलता है, ठीक है? स्टीप साइड होती हैं और ऊपर का जो टॉप है वो फ्लैट देखने को मिलता है, इसी को मेसा कहते हैं, ठीक है? इसी को मेसा कहते हैं। ये बुट्टे क्या है? अब मेसा को इरोजन और ज़्यादा रिड्यूस करते हैं, है ना? और मेसा को इरोजन और रिड्यूस जो करता है। लार्ज मेसा श्रिंक होते-होते एक आइसोलेटेड स्मॉल फ्लैट टॉप हिल बन जाती है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ बन जाता है, ठीक है? इसी को हम बुट्टे कहते हैं, ठीक है? फिर मशरूम रॉक क्या होता है? मशरूम जैसे देखने को मिलते हैं, मशरूम रॉक जो है वो मशरूम जैसे देखने को मिलते हैं और कुछ नहीं है, है ना? अब मान लो ऊपर हार्ड रॉक है तो ऊपर तो और वैसे भी जब विंड है, विंड के नीचे जो पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे ना नीचे क्योंकि मिट्टी के पास में है, ऊपर-ऊपर जैसे-जैसे जाती रहती है तो ऊपर पार्टिकल्स जो हैं वो कम होते हैं, कम इवेपोरेशन होता है, नीचे ज़्यादा होता है। तो ऐसे मशरूम टाइप का जो है हमको लैंडफॉर्म देखने को मिलता है, इसको मशरूम रॉक कहते हैं, ठीक है? टेबल रॉक में टेबल जैसा होता है। टेबल रॉक में टेबल जैसा हो जाता है। पेडेस्टल रॉक में टॉल पिलर लाइक रॉक रेमिनेंट बचता है, ठीक है? उसको पेडेस्टल रॉक कह देते हैं। बैडलैंड क्या होता है? बैडलैंड क्या होता है? तो बैडलैंड को सिर्फ़ विंड से मत जोड़ो, ये वाटर इरोज़न का भी मेजर प्रोडक्ट है। एरिड और सेमी एरिड रीजन में इंटेंस बट ओकेजनल रेनफॉल होती है, स्पार्स वेजिटेशन देखने को मिलती है, सॉफ्ट रॉक्स देखने को मिलते हैं, रैपिड रन ऑफ देखने को मिलते हैं। ये सब मिलकर डीप गलीज़ बना देते हैं, है ना? ये गलीज़, रेवाइन्स, शार्प रिजेस हैं, इसे ही बैडलैंड कहते हैं। जैसे चंबल रेवाइन्स देखने को मिलते हैं, लद्दाख में देखने को मिलते हैं, कच्छ में देखने को मिलते हैं, ठीक है? इसमें हमने देखा। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? नेक्स्ट हमारे पास में आता है सैंड ड्यून्स, ये क्या होता है? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं सैंड ड्यून्स को, ठीक है? तो ड्यून बनने के लिए सैंड, विंड, सूटेबल सरफेस ऑब्स्टेकल्स, है ना? ये सब चाहिए। विंड जो है वो सैंड को ट्रांसपोर्ट करती है, जहाँ वेलोसिटी रिड्यूस होती है वहाँ पे डिपॉज़िट कर देती है। ग्रेजुअली एक माउंड या रिज जैसा डेवलप हो जाता है, उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बर्च हैंड्स, ये क्या होती है? बर्च हैंड्स क्रेसेंट शेप के जो है डिपोज़िशन देखने को मिलते हैं। जनरली यूनिडायरेक्शनल विंड कंडीशन की वजह से होता है ना? यूनिडायरेक्शनल विंड कंडीशन की वजह से होता है, जिसमें बर्च हंस बनते हुए दिखते हैं हमको, ठीक है? बर्च हंस। अब पैराबोलिक ड्यून क्या होता है? पैराबोलिक ड्यून क्या होता है? ठीक है? ये बर्च हंस क्रेसेंट शेप्ड विंड हॉर्न पॉइंट अवे फ्रॉम विंड डायरेक्शन, ठीक है? ये इस तरीके से देखने को मिलता है। शीव जो होते हैं ये भी लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून होते हैं, ऑफ़न विद वन प्रोमिनेंट विंग इन द गिवन डिस्क्रिप्शन, ठीक है? यहाँ पे हमको सीव जो है वो भी देखने को मिलते हैं। सीव जो है वो भी देखने को मिलता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून हुआ करते हैं। क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। सीव ड्यून एलोंगेटेड ड्यून फॉर्म्स हैं, गिवन मटेरियल के अकॉर्डिंग इन्हें बर्शान से रिलेटेड फॉर्म के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, स्पेशली चेंजिंग विंड कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में। एक एलोंगेटेड लीनियर ड्यून एसोसिएटेड विद वेरिएबल विंड कंडीशन इज़ सीव, ठीक है? फिर हमको लॉन्गिट्यूडिनल जो है ड्यून देखने को मिलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स विंड डायरेक्शन के पैरेलल होते हैं और कुछ भी नहीं होता, ठीक है? फिर हम आगे आते हैं, आगे पैराबोलिक ड्यून्स देखने को मिलते हैं, ये कैसे होते हैं? तो पैराबोलिक ड्यून्स को बारछान का रिवर्स्ड लुकिंग कज़िन समझो, है ना? बारछान से ऐसे, पैराबोलिक ऐसे हो गए बस। वेजिटेशन सैंडी सरफेस को पार्शियली स्टेबलाइज़ करती है और आर्म्स विंडवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट होती हैं।
वो जो बार्शियंस थे वो अगेंस्ट द विंडवर्ड डायरेक्शन थे। उनका जो हॉर्न है वो अवे फ्रॉम द विंड था, पैराबोलिक में टुवर्ड्स द विंड होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। आगे आते हैं। आगे हमारे पास कुछ और लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे आगे आते हैं, वी हैव बजाडास। ये क्या है? माउंटेन के फुट पर स्ट्रीम्स एलुवियल फैन डिपॉजिट करती हैं, है ना? मल्टीपल फैन जो है वो साइड बाय साइड मर्ज हो जाएँ तो बजाडास बन जाते हैं, है ना? स्ट्रीम जो है वो एलुवियल फैन्स बनाती हैं और मल्टीपल फैन्स जब मिल जाएँ तो वो बजाडास बन जाते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है, या वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। तो ये जो है आप फ्लो चार्ट के रूप में इसको देख सकते हैं। इरोजन लैंडफॉर्म, डिपोजिशन लैंडफॉर्म, पेडमॉन्ट जो ऊपर से रॉक गिर के आए, इकट्ठे हो गए और वो बहुत लंबे प्लेन तक फैल गए तो वो पेडिप्लेन बना लेते हैं। विंड इरोजन से जूगन और यारदांग बनते हैं। जूगन में जो है इस तरीके से बने हुए होते हैं सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, और यारदांग में इस तरीके से बने हुए होते हैं। डिफ्लेशन हॉलो मेसा बट देखिए टेबल लाइक होता है, जब और ज़्यादा इरोड कर जाए तो बट बन जाते हैं। ठीक है, मशरूम टेबल, पेडिस्टल रॉक्स, ये सब हमने देखा। बजाडाज हमने देखा। बारछान, सीफ, ट्रांसवर्स, ये देखे, है ना? ये सब जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यस, या तो वी कैन मूव on to our MCQ. With reference to coastal erosion, consider the following statements. Hydraulic action refers to erosive pressure exerted by moving water. Yes, it is correct. Attrition involves the chemical dissolution of coastal rock. केमिकल डिसोल्यूशन होता है attrition में, नहीं, केमिकल डिसोल्यूशन थोड़ी होता है। Abrasion involves rock material carried by wave striking the coast. Yes, तो 1 and 3 is the correct answer. ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस। केव, आर्च, स्टैक, स्टंप। सही है ये, केव, आर्च, स्टैक, स्टंप। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये कोस्टल इरोजन के एग्जाम्पल हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? स्पिट, लॉन्ग शोर, ड्रिफ्ट एंड डिपोजिशन। स्टैक, डिपोजिशन ऑफ सैंड, डिपोजिशन होता है, नहीं। टॉम्बोलो, विंड डिफ्लेशन होता है, टॉम्बोलो नहीं। प्लाया, मरीन अब्रेजन होता है, नहीं, लेक था ना ये तो। स्पिट जो है विच इज लॉन्ग शोर, ड्रिफ्ट एंड डिपोजिशन इज द करेक्ट आंसर। Consider the following statements regarding tombolos. They are depositional landforms. सही है, they are depositional. Yes. They may connect an island with a mainland. ये सही है, बिल्कुल सही है ये। Third is they are formed exclusively by river deposition. नहीं, जरूरी थोड़ी है। तो 1 and 2 is the correct answer. Next question is which one of the following sequence represent progressive development of coastal erosion features? Arc, cave, stack, stump. नहीं, cave पहले बनती है, arc बाद में बनती है। केव, आर्क, स्टैक, स्टंप, बी इज द करेक्ट आंसर। पहले केव बनती है, फिर जो है आर्क बनती है, फिर स्टैक बनता है और फिर स्टंप बनता है। ठीक है, विद रेफरेंस टू डेजर्ट लैंडफॉर्म कंसिडर द फॉलोइंग। हमादा इज अ प्रीडोमिनेटली रॉकी। यस इट इज प्रीडोमिनेटली रॉकी। रेग इज प्रीडोमिनेटली स्टोनी और ग्रेवली। यस इट इज। अर्ग इज प्रीडोमिनेटली सैंडी। यस इट इज। बजाडास इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म। बजाडा इरोजनल होता है कि डिपोजिशनल होता है? डिपोजिशनल होता है ना, तो 1, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following best distinguishes Zugan from Yardang? Zugan are depositional, whereas Yardang is नहीं, गलत। Zugan have resistant rock over softer rock, whereas Yardang commonly develops along different resistance vertical bands. B is the correct answer. इस तरीके से Zugan में अरेंज होते हैं, इस तरीके से जो है हमारे यारदांग में अरेंज होते हैं। Consider the following statements about dunes. Barshan's dunes are crescent shape. Yes, they are. Transverse dunes are generally oriented perpendicular to wind direction. Perpendicular होते हैं, perpendicular होते हैं, हाँ। Longitudinal जो है वो parallel होते हैं। Parabolic dunes जो है commonly associated with vegetation. सही है, vegetation से associated होते हैं। Yes, तो 1, 2, 3, 4 is the correct answer. Next question है a desert landscape contains shallow temporary lake. क्या होता है वो lake? प्लाया होता है ना। Next question है which one of the following correctly represent the relationship? पेडिप्लेन इंडिविजुअल जो है फैन होते हैं, एलुवियल फैन होते हैं, नहीं। बजाडाज क्या है लिखा हुआ है इधर, है ना? एलुवियल फैंस होते हैं, बहुत सारे एलुवियल फैंस मिलकर बजाडाज बनाते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, जोड़ता है। इस्थमस ऑफ सुएज कनेक्ट अफ्रीका टू एशिया। यस, करेक्ट। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट अटलांटिक ओशन टू मेडिटेरेनियन सी। सही है ये, मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। यस, इट इज करेक्ट। स्टेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स अफ्रीका एंड एशिया। अफ्रीका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 4 इज गलत। 1, 2 and 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैडलैंड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? दे आर फॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय विंड एब्रेजन। विंड एब्रेजन से ही बनते हैं क्या? नहीं, रिवर भी तो काम करती है।
दे आर डिपोजिशनल फीचर है नहीं, डिपोजिशनल फीचर नहीं है. दे आर डीपली डिसेक्टेड टेरेन कॉमनली प्रोड्यूसिंग बाय इंटेंस erosion of soft rocks particularly through running water. So C is the correct answer. Next question है which one of the following landform represent a residual erosion feature rather than depositional feature? Erosional feature होना चाहिए. Spit, बजाडा erosional है depositional गलत, हटा दो इसको. Beach depositional है, spit depositional, Inselberg is the correct answer. Isolated hill बन जाती हैं. Next question है coastal regions has alternating bands of hard and soft rocks over time. The soft rocks retreat while the hard rocks project seawards. Which pair is most likely to develop? ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? केप और बे बनेंगे ना, केप एंड बे इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है बार्चन्स क्रेसेंट शेप ड्यून्स होते हैं, यस. मेसा फ्लैट टॉप्ड रेजिडुअल, यस. टॉम्बोलो आइलैंड मेनलैंड कनेक्शन, यस. प्लाया टेम्पररी बेसिन लेक, यस. तो सारे सही हैं. ठीक है, तो आई बिलीव वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक. अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप प्लानिंग.